अरे जाती है तो जाने भाई, सुबह सुबह क्या करके डरा मत। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलीप जोशी, तारक मेहता का उल्टा चश्मा का आपका प्यारा सा जेठालाल, और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। For more info, log on to www.radioudan.com. Subscribe our YouTube channel Radio UDAAN. Stay tuned, keep listening Radio Udan. Is this ad interrupting your music? Just like phones keep interrupting my life? Hi, I'm Mansi. I'm blind. And I'm here to tell you that Savlon Antiseptic now comes in Braille bottle. Thank you. Now you can enjoy your music. हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष अग्रवाल स्वागत करता हूं आपका लाइव गोजोन के एक और ब्रांड न्यू एपिसोड में, जिसमें मैं मिलवाता हूं आपको आरपी पेशेंट से। हम जानेंगे उनके आरपी के कारण लाइफ में आने वाले चैलेंजेस के बारे में कि कैसे वो उन्हें फेस करते हैं, और बताएंगे वो अपने एक्सपीरियंस के बारे में हमें कि आरपी के बावजूद हमें कैसे अपने आप को खड़ा करना है और अपनी ज़िंदगी में कुछ कर दिखाना है, ताकि हम भी कह सके कि हम किसी से कम नहीं। तो इसी कड़ी में आज मैं मिलवा रहा हूँ आपको मिस्टर मोहित सिंगला जी से, जो कि नोएडा से हैं। उन्होंने कॉर्पोरेट सेक्टर में भी बहुत काम किया है। तो आज हम अपने इस एपिसोड में उनके वही एक्सपीरियंस जानेंगे। वेलकम मोहित भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस शो में। धन्यवाद मनीष, मेरे को शो पे इंक्लूड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और रेडियो उड़ान का भी। मैं रेडियो उड़ान से काफ़ी दिन से रेडियो उड़ान सुन रहा हूँ और मुझे लगता है आप लोग बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। एंड स्पेशली ये जो आपने शो शुरू किया है डिसेबल्ड या हम लोगों की लाइव्स के बारे में शेयर करने का, ये बहुत ही अच्छा शो है। जी जरूर मोहित भाई। तो मोहित भाई, हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे आप अभी किस फील्ड में हो और आप अभी क्या कर रहे हो? मनीष, मैं मेनली अभी एक एज अ कंसल्टेंट काम कर रहा हूँ, एज एन इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट। तो मेरा ज़्यादा काम टेक्नोलॉजी और स्ट्रैटेजी के रिलेशन में है। मैं करीब 20-21 साल से कॉर्पोरेट फील्ड में हूँ और मैंने बहुत अलग अलग काम किए हैं, लेकिन अभी 2010 के बाद मैंने अपना ही काम शुरू किया था। तो अभी मैं कॉर्पोरेट्स के साथ बिजनेस स्ट्रैटेजी, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, इन सब पे काम करता हूँ। इसके अलावा मेरा अपना एक स्टेशनरी ब्रांड है कागजी घोड़ा के नाम से, और मेरी वाइफ एक आर्ट कम्युनिटी चलाती हैं, द आर्ट एक्सचेंज प्रोजेक्ट। मैं उसमें उनकी मदद करता हूँ। जी, तो आपको ये आरपी कब से स्टार्ट हुआ? देखिए, आरपी तो ऑब्वियसली अब लगता है कि शायद बचपन से ही है, क्योंकि बचपन में भी दिक्कत आती थी, ब्लैक बोर्ड वगैरह पढ़ने में, स्कूल में अंधेरे में दिक्कत आती थी, लेकिन मालूम नहीं था कि क्या है। सब लोग यही कहते थे कि अरे निगाह कमजोर है, ध्यान नहीं देते हो, पढ़ते नहीं हो। तो मेनली 2002 में एक डॉक्टर के साथ जब मैंने अपना आई चेकअप कराया, तो उन्होंने मुझे बताया 2002 में कि मुझे आरपी है। तब तक मैं नौकरी शुरू कर चुका था, करीब 3 साल हुए थे मुझे नौकरी करते। तो सबसे बड़ा झटका ये लगा था जब उन्होंने मुझे कहा था कि आप ड्राइविंग बंद कर दो, क्योंकि उससे पहले भी मेरे काफी एक्सीडेंट वगैरह होते थे। तो लगता था कि गाड़ी ठीक से नहीं चलाते हो, कैसे स्कूटर ठीक से नहीं चलाते हो। बट 2002 में पहली बार रियलाइज हुआ जब उन्होंने बोला कि आपको आरपी है और नाइट तो आपको स्कूटर वगैरह चलाना, गाड़ी चलाना बंद कर देना। तो तब पहली बार रियलाइज हुआ कि हाँ, ये एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है जिसके कारण ये दिक्कतें आ रही हैं। नहीं तो आपको पहले ऐसा लगता था कि आप गाड़ी सही से नहीं चलाते इसलिए एक्सीडेंट हो रहा है, और वो दिखने की वजह से था आपका? हाँ, जैसे पता है क्या होता था, जैसे सड़क पे बजरी पड़ी है तो मालूम नहीं पड़ता था, सड़क के रंग में और बजरी के रंग में फर्क नहीं पता चलता था। तो स्कूटर बजरी पे लग गया, चढ़ गया, या कोई गाय बैठी है तो पता नहीं लगता था अंधेरे में। तो उस टाइप की दिक्कतें आती थी। जी, तो आपको कलर्स वगैरह में भी प्रॉब्लम आती थी उस टाइम? हाँ, कलर ब्लाइंडनेस तो मुझे शुरू से थी।
तो कलर्स आइडेंटिफाई करने में, डिफरेंशिएट करने में तो शुरू से दिक्कत आती थी, बट तब सिर्फ उसको कलर ब्लाइंडनेस के साथ एसोसिएट किया गया था, मतलब उसको आरपी के साथ एज सच एसोसिएट नहीं किया गया था। अच्छा, आपका कलर ब्लाइंडनेस जल्दी डायग्नोज हो गया था आपका? हाँ जी, मेरा कलर ब्लाइंडनेस काफी जल्दी डायग्नोज हो गया था। तो आपकी पढ़ाई वगैरह तो सब नॉर्मल हुई होगी उस वक्त? हाँ जी, मैंने पढ़ाई नॉर्मल रेगुलर पढ़ाई की थी, मैं बीकॉम की थी और उसके बाद फिर मैंने पुणे यूनिवर्सिटी से एमबीए की थी। एंड दिक्कत तो आती थी, एज आई सेड, पढ़ने वगैरह में दिक्कत आती थी, थोड़ा पास करके पढ़ना पड़ता था, बट तब मुझे एनएच भी लगी हुई थी, तो तब वही लगता था कि निगाह की कुछ दिक्कत है, लेकिन इतनी दिक्कत नहीं थी। तो मतलब 97 90 जब तक मैं एमबीए वगैरह कर रहा था तो दिक्कत आती थी, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं थी। मेनली जो दिक्कत आती थी वो आती थी ब्लैक बोर्ड वगैरह पढ़ने में, तो कभी समझ में नहीं आता था कि क्यों दिक्कत आती है, बट पढ़ाई मैंने नॉर्मल ही की थी। वो होता है, चश्मा भी जब लग गया तो फिर भी क्यों नहीं दिखाई दे रहा। तो हाँ जी। तो मोहित भाई, जैसे आपने कहा कि आपने कॉर्पोरेट में काम किया है काफी साल, जानना चाहेंगे कि आरपी के साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा कॉर्पोरेट लाइफ में? तो मनीष, जैसा मैंने कहा कि जब मैंने जॉब शुरू की थी तब तो मुझे मालूम ही नहीं था, लेकिन 2002 के बाद जब मुझे कहा गया कि आपको आरपी है, तो उसके बाद रियलाइज हुआ कि हाँ, मतलब विजन में दिक्कतें तो आ रही थी, बट तब एक पर्टिकुलर एसोसिएशन बनी कि क्यों दिक्कत आ रही थी। मेनली 2003 में मैंने पहली बार जब आईबीएम ज्वाइन की थी, तब मैंने आईबीएम को डिक्लेयर किया था कि मुझे ऐसे ऐसे विजन प्रॉब्लम है, तो मुझे तब तक मैंने मैग्नीफायर यूज करना शुरू कर दिया था, स्क्रीन मैग्नीफायर और थोड़ा इन्वर्ट कलर्स। तो मैंने तब उनको पहली बार डिक्लेयर किया था कि मुझे ऐसे ऐसे विजन की दिक्कत है, तो उन्होंने, मतलब दे वर वेरी सपोर्टिव, ऐसा कोई उन्होंने मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं क्रिएट की थी। मतलब ऑब्वियसली मेडिकल टेस्ट वो सबका करवाते थे, तो मेरा भी हुआ था, और तब मैंने डिक्लेयर किया था, तो उन लोगों ने कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, कॉर्पोरेट सेक्टर में मेरे एक्सपीरियंस में सब लोग बहुत ही सपोर्टिव रहे हैं मेरे, कि मेरी विजन के कारण जो दिक्कत आती थी या कुछ प्रॉब्लम होती थी तो कोई ना कोई मेरी हेल्प कर देता था। उसके अलावा जो मुझे लगता है सबसे बड़ी दिक्कत जो मुझे आई जब मैंने अब 2003, 4, 5 में क्या था कि इंडिया में नॉलेज बहुत कम थी अबाउट विजुअल एड्स, अबाउट टेक्नोलॉजी, कैसे हम कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जब ये हुआ तो मैं डॉक्टर श्रॉफ है दिल्ली में, वहां गया, तो वहां पे एक उनके लो विजन स्पेशलिस्ट हैं, उनसे मिला, तो उन लोगों ने मुझे तब मैग्नीफायर में बताया। तब उन्होंने मेरे को बड़ा सा एक स्क्रीन मैग्नीफायर आता था, सीसीटीवी लगे होते थे, उसके नीचे किताब रख के आप पढ़ सकते थे, टीवी पे या कंप्यूटर मॉनिटर पे, वो दिखाया। बट क्योंकि मैं हमेशा टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड था, तो मैंने बहुत रिसर्च की और मुझे रियलाइज हुआ कि दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें अवेलेबल हैं जो कि इंडिया में हमारे पास नहीं थी, इवन मैग्नीफायर्स वगैरह भी। तब मैंने बहुत रिसर्च की थी मैग्नीफायर्स पे। मैंने दिल्ली में एक कंपनी है आनंद विहार में, वो दुनिया भर में मैग्नीफायर बना के सप्लाई करती थी, मैंने उन्हें ढूंढा, उनसे कांटेक्ट किया। एक छोटा पोर्टेबल वीडियो मैग्नीफायर आता था यूएस में, अलग अलग कंपनी, क्विक लुक जूम के नाम से, तब मैंने वो यूएस से मंगवाया, तो तब वो काफी महंगा इक्विपमेंट आया था। आज के जमाने में अगर मैं देखूं, तब टॉक बैक वगैरह कुछ नहीं था, मोबाइल यूज करना बहुत मुश्किल था, लेकिन नंबर वाला मोबाइल होता था, कीपैड वाला, तो फिर भी चल जाता था। अब तो बहुत आसान हो गया है, अब टेक्नोलॉजी ने जिंदगी में बहुत फीचर्स ला दिए हैं। एंड्रॉइड फोन सारे एक्सेसिबल हैं, एप्पल के आईफोन्स एक्सेसिबल हैं, विंडोज वगैरह में बहुत मैग्निफिकेशन और स्क्रीन रीडर फीचर्स आ गए हैं। मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम था, जॉज क्या होता है, एनवीडीए क्या होता है, स्क्रीन रीडर क्या होता है, तो मुझे इनिशियली बहुत रिसर्च करनी पड़ी और बहुत ढूंढ के टेक्नोलॉजी निकालनी पड़ी। तो वो एक स्ट्रगल थी, लेकिन जैसा मैंने कहा कि मेरे कॉर्पोरेट जिंदगी में लोग बहुत सपोर्टिव रहे हमेशा मेरे काम को लेकर। आपने अपने जॉब में इन डिवाइसों का अच्छे से इस्तेमाल किया और उसके सारे आपने अपना काम अच्छे से किया? बिल्कुल बिल्कुल मनीष, मेरे को लगता है कि असिस्टिव टेक्नोलॉजी ने मेरी जिंदगी बहुत आसान की, स्पेशली क्योंकि देखिए मैं हमेशा मैनेजमेंट फील्ड में था और मैं काफी सीनियर पोजीशन पे भी रहा हूँ,
तो मेरे लिए बहुत जरूरी था, मैं जाता था, क्लाइंट्स को भी मिलता था, प्रेजेंटेशंस करता था। तो 2008-9 तक दिक्कत आने लग गई थी, जैसे स्क्रीन वगैरह पढ़ने में। प्रेजेंटेशन देनी है तो आप मैग्नीफायर चला के कैसे देंगे प्रेजेंटेशन, तो मैं प्रेजेंटेशन के छोटे प्रिंट आउट्स निकालता होता था और उसको टेबल पे रखता था, और उसके ऊपर मैं अपना वीडियो मैग्नीफायर रखता था। तो जो स्क्रीन पे आ रहा है मैं उसको अपने वीडियो मैग्नीफायर से टेबल पे पहले पढ़ता था, फिर टीम्स को प्रेजेंट करता था। बहुत अच्छे अच्छे क्लाइंट्स को मैंने प्रेजेंटेशंस दी हैं। एचपी रहे हैं मेरे क्लाइंट्स पे, माइक्रोसॉफ्ट रहे हैं, आईबीएम में मैंने काम किया। एक फर्स्ट एडवांटेज करके कंपनी है, विच इज अ बैकग्राउंड स्क्रीनिंग कंपनी। वो दुनिया की सबसे बड़ी बैकग्राउंड स्क्रीनिंग कंपनीज में से आती है, तो मैं उनके साथ था। मतलब असिस्टिव टेक्नोलॉजी के बिना मुझे लगता है अगर मैंने वो शिफ्ट नहीं किया होता असिस्टिव टेक्नोलॉजी पे, तो शायद मेरी कॉर्पोरेट जिंदगी और मुश्किल हो गई होती। जी। तो मोहित भाई, कभी आपको ऐसा महसूस हुआ आपके विजन की वजह से आपको कभी रिजेक्शन मिली हो अपने क्लाइंट से या कंपनी से? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि, देखिए, मैंने कभी ये कारण नहीं बनाया। बहुत टाइम तक तो जिन लोगों को जरूरत थी मैं उन्हें सबको बता देता था कि मुझे विजन की दिक्कत है, बट मुझे लगता है हाँ, कई बार सिनारियो होते थे कि कई लोगों को मालूम नहीं होता था विजन का, तो कोई बोल भी देता था कि अरे कैसे कर रहे हो, तुम्हें मालूम नहीं है, दिखता नहीं, ध्यान दो। जिन लोगों को मालूम था, या जैसे मेरे बॉस थे या कंपनी के सीईओज थे, उन लोगों से मुझे लगता है मुझे काफी एक्सेप्टेंस मिली। कभी मतलब अगर मैं ट्रांसपेरेंटली उनको बताता था तो मुझे उनसे काफी एक्सेप्टेंस मिली। मेरे कलीग से बहुत एक्सेप्टेंस मिली। मेरी टीम में जो लोग थे, अगर मैं किसी को कहता था कि यार ये पढ़ने में दिक्कत आ रही है, जरा पढ़ दो, जैसे फ्लो चार्ट्स बनाने में दिक्कत आती थी, तो कोई ना कोई मेरी टीम में से हेल्प कर देता था। तो मुझे लगता है कि अगर हम ट्रांसपेरेंटली सब लोगों के साथ शेयर करते हैं कि क्या मुझे ऐसा ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं मिला है, इक्का दुक्का छोड़ के मुझे ऐसा एक्सपीरियंस नहीं मिला है कि लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। तो आज के टाइम पे हम सुनते हैं कि कॉर्पोरेट में ब्लाइंड जल्दी सरवाइव नहीं कर सकता, ये आप सही मानते हो इसको? हाँ और ना। देखिए, मैं ये कहूंगा कि हाँ इसलिए कि मतलब दोनों तरफ से अगर आप देखें, देखिए कॉर्पोरेट लाइफ है ना, लोग एक लेवल ऑफ वर्क एक्सपेक्ट करते हैं। एक्चुअली कॉर्पोरेट देखिए, कुछ कंपनीज में डिस्क्रिमिनेशन हो सकती है, लेकिन ज्यादातर कॉर्पोरेट सेक्टर में अगर आप अपना काम अच्छे से कर रहे हैं तो किसी को फर्क नहीं पड़ता मेरे हिसाब से कि आपकी विजन ठीक है, अच्छी है, बुरी है। उनको काम से मतलब है। तो मेरे को बहुत ग्रोथ मिली कॉर्पोरेट में। देखिए, मैंने एज अ एग्जीक्यूटिव ज्वाइन किया था, एज अ कंसल्टेंट ज्वाइन किया था इन किम्बर्ली क्लार्क, और जब मैंने छोड़ा कॉर्पोरेट सेक्टर तो मैं बिजनेस हेड था एक पूरी कंपनी का। आज भी मैं, अब जब मेरी विजन और उससे काफी डिटीरियरेट हो गई है, राइट, और आज मैं पूरा स्क्रीन रीडर पे हूँ, एनवीडीए यूज करता हूँ, वॉइस ओवर यूज करता हूँ आईफोन पे, आज भी मैं हेड ऑफ टेक्नोलॉजी की तरह एक्ट कर रहा हूँ एक कंपनी के लिए। तो मुझे लगता है कि बहुत मेहनत की जरूरत है एक ब्लाइंड आदमी को। आपको अपने स्किल्स को कॉन्स्टेंटली शार्पन करना पड़ेगा, और अगर आप स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं चाहेंगे, आप कहेंगे आप अपना काम कर रहे हैं जो आपको करना चाहिए, उसके लिए आपको मेहनत लग रही है, तो मुझे नहीं लगता है कि किसी में को कॉर्पोरेट में उस चीज से बहुत जरूरी है कि हम स्पेशल ट्रीटमेंट ना चाहें और हम वो मेहनत करें कि हम जिस लेवल पे परफॉर्म कर रहे हैं वो बाकियों के एट पार है। मेरे को कभी नहीं लगा, मैंने अपने आप को कभी भी किसी साइटेड बंदे से अलग नहीं समझा। जो वो कर सकते हैं वो मैं भी कर सकता हूँ। तो मैंने ऐसे बहुत काम किया। इसलिए देखिए, कई काम तो प्योर विजन रिलेटेड होते हैं, वो तो ऑब्वियसली आप नहीं कर सकते, बट इन टर्म्स ऑफ मेंटल इक्विटी, इन टर्म्स ऑफ कि आपका जो स्किल है, आपके काम करने की क्षमता है, अगर आपकी वो अच्छी है तो मुझे नहीं लगता कि आप किसी से पीछे रहेंगे। जी, मतलब आप जितना कर सकते हो उतना काम करके दीजिए उन्हें, कंपनी को। बिल्कुल बिल्कुल। आप अपनी तरफ से आपको जो जॉब दी गई है, अगर आप उसको अच्छे से करके दे रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि कोई कंपनी, देखिए इंडिविजुअल बायस हो सकता है, कई लोगों को इंडिविजुअली, आपका बॉस है, अगर आपकी थोड़ी कई बार
किस्मत ऊपर नीचे है और कोई ऐसा आदमी मिल गया जो कहता है नहीं नहीं तुमसे होगा नहीं, वो तो देखिए वो डिस्क्रिमिनेशन है जो कि हम सबको झेलनी पड़ती है कभी ना कभी, थोड़ी बहुत ही मैंने भी झेली है थोड़ी। लेकिन अगर आपका काम अच्छा है तो मुझे नहीं लगता है कि, और कॉर्पोरेट सेक्टर में देखिए एक बड़ी अच्छी चीज है मनीष, अगर आपको लगता है कि आप एक जगह पे ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं या कोई आपको परफॉर्म नहीं करने दे रहा है और आपका काम अच्छा है, तो आपको बहुत सारी और नौकरियां हैं जो कि मिल सकती है। जी। तो मोहित भाई आपने फिर कॉर्पोरेट सेक्टर छोड़ा क्यों? देखिए मैंने कॉर्पोरेट सेक्टर छोड़ा पार्टली बिकॉज ऑफ माई विजन, मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि विजन के कारण प्योरली छोड़ा, बट हाँ विजन एक कारण था और वो कारण थोड़ा अलग था, थोड़ा अजीब है अगर आप कहें कि 2009 या 10 में मेरे को कहा गया था कि आपके पास करीब करीब 10 साल की निगाह बची है, 10 साल में मेरी विजन पूरी तरह से चली जाएगी, डॉक्टर से ये कहा था। और मैं बहुत ज्यादा काम की तरफ फोकस था, मतलब आमतौर पे मेरा दिन में 10-12 घंटे आम तौर पे काम होता था। मैं ऑफिस जाता था, घर आता था, खाना खाता था, रात में फिर काम करने बैठ जाता था। तो 2010 में मेरे को रियलाइज हुआ कि क्या मैं अपनी जिंदगी इसी तरह से, अगर मेरे पास 10 साल की विजन बची है और मेरे पास कोई टाइम नहीं था छुट्टी पे जाने का, किताबें पढ़ने का, कुछ भी करने का टाइम नहीं था, मैं सिर्फ काम करता था, तो क्या मैं अपनी जिंदगी ऑफिस में यही सुबह 9 से रात को 9 बजे तक काम करके बिताना चाहता हूँ, या मैं वो चीजें करना चाहता हूँ जिसमें मुझे मजा आएगा? ठीक है, तो ये एक बड़ा डिफिकल्ट डिसीजन था। थैंकफुली मेरी वाइफ बहुत सपोर्टिव थी एंड हम दोनों ने डिसाइड किया। तो इनिशियली जब शुरू हुआ था ना नौकरी छोड़ने का मनीष, तब ऐसा कोई प्लान नहीं था कि मैं नौकरी नहीं करूंगा। प्लान ये था कि थोड़े दिन की छुट्टी लेते हैं, 3 से 6 महीने की, एंड मेरी वाइफ एक नया बिजनेस सेटअप कर रही थी, तो मैंने कहा चलो मैं तब तक आपकी हेल्प कर दूंगा वो बिजनेस सेटअप करने में, और फिर मैं नौकरी पे वापस चला जाऊंगा। जी। तो जब मैंने नौकरी छोड़ी तो कोई ऐसे पैसे भी नहीं थे हमारे पास कि मतलब सरवाइव कर जाएंगे। तो 3 से 6 महीने हमें लगा था कि हाँ इतना हमने है, लेकिन फिर काम छोड़ा तो काम करना शुरू किया, वाइफ के साथ बिजनेस सेटअप करना शुरू किया, उनकी हेल्प कर रहा था, तो उसमें मजा आने लगा। एंड समहाउ बाय गॉड्स ग्रेस क्या हुआ कि काम भी आने लग गया। तो धीरे धीरे ये लगा कि यार इसमें मेरे पास टाइम भी है, मैं अपनी मर्जी का काम भी कर रहा हूँ, अपने हिसाब से भी काम कर रहा हूँ, और मेरे को मतलब इतना स्ट्रेस जो कॉर्पोरेट सेक्टर में लेता था मैं, वो लेने की जरूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये प्लान्ड नहीं था इतना लंबा, लेकिन वो 3 महीने से 6 हुए, 6 महीने से 1 साल हो गया, 1 साल से 2 साल हो गए, और अब 10 साल हो गए हैं कि मैं अपने आप काम कर रहा हूँ। ऑब्वियसली कुछ कॉम्प्रोमाइज भी किए, ऐसा नहीं है कि जितना मैं पहले कमाता था मैं उतना आज नहीं कमाता हूँ, लेकिन मैं ये कहूंगा कि हाँ जितना स्ट्रेस था आज वो स्ट्रेस भी नहीं है मुझे, और मैं खुश हूँ। अब मैं जिंदगी अपने हिसाब से जी रहा हूँ, मेरे पास किताबें पढ़ने का भी टाइम है, मैं कॉफी पीने भी जाता हूँ, मैं काम भी करता हूँ, अपने पर्सनल कुछ प्रोजेक्ट्स हैं वो भी करता हूँ, मेरे को कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह बनाने का शौक है, कुछ आइडियाज है उन पे भी मैं काम कर रहा हूँ। तो आई थिंक ओवरऑल ठीक से चल गया, मतलब ठीक ही हो गया। तो असल मायने में जिंदगी अब जी रहे हो आप अच्छे से, स्ट्रेस फ्री जिंदगी। हाँ, क्योंकि यार जिंदगी का मतलब क्या है, देखिए आप बहुत सारा पैसा कमा सकता था अगर मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में रहता, और मेरे को उसके कोई रिग्रेट नहीं है, लेकिन फैक्ट ये है कि मतलब मैं जिंदगी किस लिए जीना चाहता हूँ। मतलब मैं अपने आप को बड़ा फॉर्चुनेट मानता हूँ कि मेरे को 35 साल की उम्र में नौकरी छोड़ने को मिल गई, और आज 10 साल हो गए, और मैं खुश हूँ जो मैं कर रहा हूँ उस पर। बहुत प्रोजेक्ट शुरू किए, पब्लिशिंग हाउस शुरू किया, उसको हमने 5-6 साल चलाया। मतलब हमारा जो पब्लिशिंग हाउस था, सेल्फ पब्लिशिंग की कंपनी थी, वो शायद हिंदुस्तान की पहली 2 या 3 सेल्फ पब्लिशिंग कंपनीज में से एक थी। तब तक इंडिया में सेल्फ पब्लिशिंग का कॉन्सेप्ट भी नहीं आया था, हमने वो किया। अभी हमारा स्टेशनरी ब्रांड है कागजी घोड़ा, जो कि हम हमेशा शुरू करना चाहते थे, तो हम आज बहुत ही हाई क्वालिटी आर्टिस्ट्स के लिए स्टेशनरी बनाते हैं, आर्ट कम्युनिटी है, और मेरा कंसल्टिंग का काम तो है ही है। तो एटलीस्ट अब मैं अपनी मर्जी का काम करता हूँ, प्लस मुझे एक डिसेबिलिटी सेक्टर में काम करने का मौका मिल जाता है। मुझे अच्छा लगता है कि अगर मैं लोगों की हेल्प कर पाऊँ इन टर्म्स
टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट लिविंग, जी तो एक उसमें भी मुझे काम करने का मौका मिल गया काफी। जी। तो मोहित भाई, जैसे आपने बताया आपको टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और डिसेबिलिटी टेक्नोलॉजी में खासकर, जी। तो आप हमारे लिसनर्स को बताना चाहोगे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या चल रही है जिससे वो उन्हें यूज करके अपनी ज़िंदगी आसान बना सके? देखिए, टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो आज की डेट में अगर फॉर ब्लाइंड पर्सन्स में बात करूं तो हाँ जी। कुछ साल पहले जॉज एक मेन ऑप्शन होती थी और जॉज काफी महंगा होता था, तो हम लोग सब जॉज लेना थोड़ा मुश्किल हो रहता था। आज की डेट में मैं कहूंगा कि एनवीडीए एक ऐसी चीज है जो कि फ्री है। आप डोनेट कर सकते हैं उनको, और मैं रिकमेंड भी करता हूँ लोगों को कि आप जॉज के लिए इतना पे करते हैं उसकी जगह आप एनवीडीए को थोड़ा डोनेट कीजिए। एनवीडीए आई थिंक किसी भी विजुअली डिसेबल्ड पर्सन के लिए एक लैपटॉप या कंप्यूटर को फुल्ली एक्सेसिबल बना देता है। फोन की जहां तक बात है, एंड्रॉयड और एप्पल दोनों में वॉइस ओवर और टॉकबैक काफी अच्छी टेक्नोलॉजी है जो कि काफी हद तक एक्सेसिबल बना देती है। अभी भी एक्सेसिबिलिटी में काफी काम होना बाकी है। वेबसाइट्स और एप्स बहुत सारी हैं जो कि आज की डेट में एक्सेसिबल नहीं है, बट अगर आप नए एप्पल आईफोन 14 आईफोन में देखेंगे जो कि iOS 14 आया है, उसमें एक फीचर आया है कॉल्ड स्क्रीन रिकॉग्निशन। तो स्क्रीन रिकॉग्निशन काफी हद तक किसी भी नॉन एक्सेसिबल वेबसाइट या ऐप को एक्सेसिबल बना देता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि पेटीएम ने पीछे कुछ अपग्रेड किए थे और पेटीएम पिछले 6-8 महीने से सडनली बिल्कुल इनएक्सेसिबल हो गया था आईफोन में। बट अब iOS 14 के साथ विद स्क्रीन रिकॉग्निशन काफी हद तक मैं वापस से पेटीएम यूज कर पा रहा हूँ। तो इम्पोर्टेंट ये है कि हम लोग आइडेंटिफाई करें। देखिए, जहां तक कंप्यूटर स्किल्स की बात है, मुझे लगता है हर इंसान को अच्छे से कंप्यूटर स्किल्स आने चाहिए। iOS और फोन्स यूज करने आने चाहिए टेक्नोलॉजी रिलेटेड। बहुत सारी वेबसाइट्स और एप्स हैं जिस पे हमें काम करना चाहिए। तो इन सब पे तो मेरे को लगता है हर डिसेबल्ड इंसान को फोकस करना चाहिए कि हम इस पे काम कर पाए। हाँ जी। मोहित भाई, हम ये जानना चाहेंगे, जब आपका आरपी डायग्नोज हुआ था 2002 में, तब आपने उसको कैसे लिया कि आपको कोई ऐसी बीमारी हुई है जिसका कोई इलाज नहीं है, आरपी का अभी भी नहीं है और आने वाले 5-10 साल भी शायद ना हो इसका इलाज, उस टाइम बताया और डॉक्टर ने, और कैसे उसे आपने एक्सेप्ट किया? मनीष, जब आरपी ऑनेस्टली डायग्नोज हुआ था तो थोड़ा झटका लगा था। एंड कुछ हद तक वो होता है ना कि नहीं ठीक है, मतलब हो गई है प्रॉब्लम, डॉक्टर बोल रहे हैं कि हाँ 10-12 साल में दिक्कत आएगी विजन की, बट चलता रहेगा काम, कोई बात नहीं है। तो कुछ साल तो इसी में निकल गए ऑनेस्टली। और जैसा मैंने कहा कि जहां जहां पे विजन का लगता था तो मैंने ये तो नहीं कहता था कि मुझे आरपी है, निगाह कमजोर है और एक जो टिपिकल हमारा रिस्पॉन्स रहता है। और ऑनेस्टली 2002 से लेके 2010 तक, जब तक मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में था, तब तक तो वक्त ही नहीं मिला कभी ये रियलाइज करने का कि ऐसी कोई दिक्कत है। कभी कोई आपका डिप्रेशन का दौर भी नहीं आया उसमें? देखिए, जब तक मैं नौकरी कर रहा था 2010 तक, तब तक तो ऑनेस्टली वक्त ही नहीं मिलता था। दिक्कत आती थी, टेक्नोलॉजी, लोगों की हेल्प भी चाहिए होती थी, बट कुछ भी सोचने का वक्त नहीं मिलता था। 2010 में जब मैंने नौकरी छोड़ी तो मेरे पास एकदम से बहुत फ्री टाइम हो गया। तो तब एक जो सबसे बड़ी मेरे साथ चैलेंज हुआ कि क्योंकि मैं ऑडियो पे शिफ्ट हुआ नहीं था तब तक, तो मैंने कंप्यूटर यूज करना बिल्कुल बंद कर दिया था। बहुत ही कम, कोई महीने में एक ईमेल का जवाब दे दिया या कुछ कर दिया, तो मैंने वो सब करना सडनली छोड़ दिया था। और दूसरी चीज क्या होती थी कि मैं बाहर जाता था, काफी जाता था, मैं कॉफी शॉप वगैरह पे लोगों से मिलता था और ये वो, तो मैं बताता नहीं था आम जनता को, जैसे कोई भी मेरे को एक्वेंटेंस है, कि मुझे एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है। अब उससे क्या हुआ, एक बड़ी अजीब सी चीज हुई कि जैसे मैं एक कॉफी शॉप पे बैठा हूँ, ठीक है, मुझे वहाँ काफी लोग जानते थे, तो दूर से कई बार क्या होता था, कोई आदमी निकलता था, मुझे देखता था, वो हाथ हिला देता था और चले जाता था। तो
कुछ टाइम बाद लोगों ने मुझे शिकायत करनी शुरू की कि अरे यार मैं तेरे को मिला था उस दिन, देखा था मैंने तेरे को वेव किया या हेलो बोला, तुमने जवाब नहीं दिया। जी। तो मैंने बोला यार मेरे को तो पता ही नहीं लगा। बोले क्या बात कर रहे हो, हम तो आपके सामने ही खड़े थे। तो तब मुझे रियलाइज होना शुरू हुआ कि यू नो इसमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है। हाँ तो जी। मैं नहीं कहूंगा कि मेरे को डिप्रेशन या ऐसा कुछ कभी था, लेकिन 2-3 चीजें। एक तो मैंने कंप्यूटर्स यूज करने बंद कर दिए, बहुत कम काम करता था। जैसे मैंने कहा कि हम पब्लिशिंग का काम करते हैं, वेंडर को फोन कर लिया, यू नो प्रिंट करवा दिया, बट उससे ज्यादा कुछ नहीं करता था। तो घर में बैठा हूँ, कोई नया स्किल नहीं डेवलप किया, पढ़ना छोड़ दिया, बहुत कुछ किया ऐसा। फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि यार ऐसे तो काम चलेगा नहीं। तो मैंने 2 चेंजेस की मेन। पहली बात, मैंने अपने आप को ऑडियो पे ट्रेन करना शुरू किया। जैसे कि मैंने कहा मेरे को टेक्नोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट था, तो मैंने खुद ही NVDA सीखना शुरू किया। अच्छा। दूसरा मैंने क्या किया, जैसे मैं बाहर जाता था, लोगों को मिलता था, तो मैं उनको बता देता था कि मुझे RP है, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है। बहुत लोगों ने मुझे बोला कि अरे यार मुझे लगता नहीं है, तो बिल्कुल नॉर्मल हो, तुम चलते फिरते भी नॉर्मल हो, तुम तो कुछ हमें तो विश्वास नहीं। देखो विश्वास होना ना होना अच्छी बात है, लेकिन फैक्ट ये है कि मुझे ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है। तो हो सकता है आप दूर से हेलो करें, मैं ना पहचानूं या मैं जवाब नहीं दूं, मैं आपको बता रहा हूं कि ये प्रॉब्लम है, इस कारण ऐसा होता है। तो कुछ टाइम लगा, पहले बहुत झिझक होती थी मुझे। आमतौर पे आरपी वाले बताते नहीं है दूसरों को कि मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम है जिसमें मैं पहचान नहीं सकता आपको। देखिए मैं बहुत ही सोशल आदमी हूँ, मेरे को बाहर जाना बहुत पसंद है, नए लोगों को मिलना बहुत पसंद है। तो मेरी जिंदगी इस चीज से बहुत आसान हो गई। जैसे जैसे मैं लोगों को बताता रहा कि मेरी झिझक दूर होती रही, और मैं साफ ही बता देता था कि दिक्कत है, मुझे रात में ऐसे ऐसे दिक्कत आती है, तो अगर आपने मेरे को हेलो बोलना है तो आवाज दीजिए या आके बोल दीजिए, अपना नाम बोल दीजिए, तो मुझे मालूम पड़ जाएगा कौन है, हम मिल सकते हैं, मतलब बात कर सकते हैं। और धीरे 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 ये झिझक दूर हुई और मेरी बहुत ही इससे फायदा हुआ। एक और बहुत बड़ी झिझक थी मुझ में, जो कि आई थिंक मुझे लगता है हम सब लेट ब्लाइंड में रहती है, वो थी केन यूज करने की। जी ठीक है, मैं आपको एक बड़ा फनी इंसिडेंट बताता हूँ कि जब मैं केन नहीं यूज करता था, अब मैं केन यूज करता हूँ। ये बात है गुड़गांव की। मैं गुड़गांव से मेट्रो लेने लगा था, ठीक है। तो जब मैं मेट्रो स्टेशन में अंदर जा रहा था तो वहां काफी अंधेरा था। तो यू नो टिपिकली जैसे आरपी में होता है, आप एकदम से लाइट से अंधेरे में आते हैं, मालूम नहीं पड़ता है। तो मैं वहां पे खड़ा ध्यान देने की कोशिश कर रहा था कि सिक्योरिटी चेक कहाँ है, ठीक है। और फिर मैं धीरे धीरे सिक्योरिटी चेक पे पहुंचा। जब मैं सिक्योरिटी चेक पे पहुंचा तो एक आदमी आता है और वो मेरी बाजू पकड़ता है और कहता है भाई साहब आप इधर आइए। अच्छा तो चलो यार हेल्प कर देगा। वो मुझे पकड़ के बाहर ले गया, वो एक पुलिस वाला था और वो मेरे को बाहर ले गया। तो सर मेरे को अंदर जाना है, बाहर लेके जा रहे हैं। हिले नहीं ऐसे अलाउड नहीं है। तो मैंने कहा जी क्या अलाउड नहीं है? कहते आप दारू पी के आए हैं, दारू पी के मेट्रो में जाना अलाउड नहीं है। मैंने कहा जी सर मैं दारू पी के नहीं आया हूँ, मुझे दिखता नहीं है ठीक से। तो सडनली उनका रिएक्शन बदल गया। वो बोलते अरे आपको बताना चाहिए था, रुको हम तो आपकी हेल्प करते हैं, हम आपको ट्रेन तक बिठा के आते हैं। तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि जब, और उसके बाद से मैं केन कैरी कर रहा हूँ। जब मेरे हाथ में केन होती है मेट्रो में और मैं सारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करता हूँ, आप मानेंगे नहीं, पुलिस वाले से लेके आम लोगों से लेके हर इंसान मेरे को कभी ना कभी आके पूछ लेता है कि आपको कोई हेल्प चाहिए, हम आपको कहीं छोड़ दें। आप सिक्योरिटी चेक पे जाएंगे, पुलिस वाले आपसे पूछते हैं कि क्या हम आपको ट्रेन में बिठाएं, लड़का जाएगा हाउसकीपिंग से आपको ट्रेन मेट्रो में बिठा के आएगा। तो ये मुझे लगता है जो झिझक है ये हमारे दिमाग की उपज है, हमें इससे बाहर निकलना चाहिए। एक रियलिटी है कि हमें केन कैरी करनी चाहिए, वो हमारी सेफ्टी और लोगों की सेफ्टी दोनों के लिए है। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि यू नो थोड़ा हमें अपना माइंडसेट बदलेंगे। अगर हम लोगों से मदद मांगने में नहीं डरेंगे तो लोग हमारी मदद करने के लिए बहुत आगे आएंगे। मतलब अपनी प्रॉब्लम को छिपाए मत, सबको बताएं कि मुझे ये प्रॉब्लम है और मदद मांगे और अपना काम करे। हाँ मतलब सबको बताएं, मतलब ना छुपाएं ना बताएं। कोई ऐसा नहीं है कि आप बाहर जाके मतलब वो करें, लेकिन मतलब ऐसा कोई, देखिए यार कोई ये ना जब कोई कहता है ना छुपाएं, तो मैं वही बात करता हूँ कि जैसे हम पहले छुआछूत की बीमारी करते थे ना,
हाँ जी। कि अरे किसी को बताना नहीं है, लोग क्या कहेंगे। हम्म। बट अगर आप देखें तो देखिए, हमेशा 10-20% लोग ऐसे होंगे जो कि थोड़े बेवकूफ किस्म के होंगे, जो बोलेंगे अरे ये क्या है, तुम्हें ये प्रॉब्लम है, घर में बैठो, ये करो वो करो। लेकिन मैं ये मानता हूं कि 80% लोग अच्छे होते हैं और वो आपकी मदद करने के लिए हमेशा आगे आते हैं। जी। मोहित भाई, जैसे आपने बताया आप 10 साल से वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, काफी तरह के नए नए बिजनेस आप घर से कर रहे हो, तो हमारे लिसनर्स ऐसे हैं जो हमारे कुछ लिसनर ऐसे हैं जो गवर्नमेंट जॉब में नहीं है और जो घर से अपना काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए कोई सजेशन दे सकते हो आप? देखो मनीष, मुझे ऐसा लगता है कि जो कोविड हुआ है अभी, ये एक तरह से एक छुपा हुआ बून है पीपल विद डिसेबिलिटी के लिए। क्योंकि देखिए, दिक्कतें जो आई वो तो है ही है, सब लोग नेगेटिव पे फोकस करते हैं, मैं थोड़ा पॉजिटिव पे फोकस करता हूँ। तो ऐसा है कि हम सब में कैपेबिलिटी थी वर्क फ्रॉम होम की, बट कॉर्पोरेट का एक अप्रोच था कि नहीं नहीं ऑफिस आना है। अभी पिछले 9-10 महीने में क्या हुआ है कि सबका फोकस शिफ्ट हो गया है वर्क फ्रॉम होम। और मुझे लगता है कि डिसेबिलिटी कम्युनिटी एक ऐसी कम्युनिटी है जो कि बिल्कुल तैयार है फॉर वर्क फ्रॉम होम सिनेरियो। तो जो हमें जरूरत है, मुझे लगता है कि हम सबको फोकस करना चाहिए, थोड़े थोड़े अपने स्किल्स शार्पन, राइट। लिंक्डइन पे जाएं, लिंक्डइन पे अपना अकाउंट बनाएं, वहां बहुत जॉब्स हैं, देखें किस टाइप की जॉब्स हैं। आप अपना स्किल आइडेंटिफाई करें कि आपका क्या स्किल है। उस तरह की बहुत नौकरियां naukri.com, linkedin.com उन सब पे है। अभी कल ही मेरे को मीनल जी हैं, मीनल सिंघवी जी, वो बता रही थी कि सरकार ने कल ही एक पोर्टल लॉन्च किया है, आई थिंक subjobs.com, which has specific focus on disabled people, राइट। तो मुझे लगता है कि थोड़ा अपने स्किल्स पे फोकस करें, थोड़ा अपना वर्ड एक्सेल स्किल्स को एनहांस करें। एक और जो बहुत बड़ा एरिया है जिसमें ब्लाइंड या डिसेबल्ड लोग काम कर सकते हैं, वो है प्रोग्रामिंग। बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन कोर्सेज, ऐसे ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं। पाइथन है जैसे एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि बहुत ही ब्लाइंड फ्रेंडली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो अगर फोकस करा जाए, थोड़ा 2-4-6 महीने लगाए जाएं, अपने स्किल्स को शार्पन किया जाए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखी जाएं, तो ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी में बहुत सारे काम हैं जो मुझे लगता है कि डिसेबल्ड और विजुअली डिसेबल्ड लोग कर सकते हैं। ठीक है, वो करें। आप अपना कोई छोटा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, बट टेक्नोलॉजी का फायदा उठाना शुरू करें। मैं यही कहना चाहूंगा सबको कि आप टेक्नोलॉजी का फायदा उठाएं और बहुत कुछ हो सकता है। हमारे बहुत सारे ब्लाइंड लोग हैं जो कि बहुत ही पढ़े लिखे हैं, BA BCom, कल हम जिससे बात कर रहे थे उन्होंने मास्टर्स ऑफ सोशल वर्क किया हुआ है। तो आज की डेट में एक बहुत बड़ा सेगमेंट है विच इज होम ट्यूशन, और वो पहले जो घर जाके पढ़ाना होता था, अब वो सडनली सब जूम पे या गूगल मीट पे, इन सब पे पढ़ा रहे हैं। तो हमारे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं डिसेबिलिटी सेक्टर के who are very highly educated, तो ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसपे वो लोग ट्यूशंस दे सकते हैं जी, राइट। और उनको अपने घर से कहीं नहीं जाना है, तो आई थिंक उन प्लेटफॉर्म्स को एक्सप्लोर करना चाहिए। तो जो आपके स्किल्स हैं, जो भी हैं आपके स्किल्स, चाहे वो पढ़ाई है, एजुकेशन है, कुकिंग है, प्रोग्रामिंग स्किल्स हैं, उनमें से किसी को भी यूज करके उन पे थोड़ा फोकस कीजिए, थोड़ा शार्पन कीजिए और थोड़ा काम देखिए। आई थिंक बहुत अपॉर्चुनिटीज आएंगी अगले 6 महीने से 1 साल में। अभी जी, इस साल ये तो एक अच्छी चीज हुई है। कोरोना की जैसे जो साल खराब हुआ है वो तो है ही, पर इस साल काफी चीज ऑनलाइन हो गई है। आपकी पढ़ाई ऑनलाइन हो गई है, जॉब भी ऑनलाइन हो गई है। तो इस साल इस सेक्टर में काफी स्कोप है आपके लिए। आप घर से ही पढ़ भी सकते हैं और जॉब भी कर सकते हो आप घर से ही। बिल्कुल बिल्कुल मनीष, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मोहित भाई, हम जानना चाहेंगे आप आगे आपका कोई ड्रीम है जो आप करना चाहते हो? हाँ मनीष, मेरा एक पर्सनल प्रोजेक्ट है जिसपे मैं काफी टाइम से काम कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ, which is related to the accessibility of websites and applications.
हाँ जी। राइट। तो मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहता हूँ जिससे कि मैं एक्सेसिबिलिटी में वेबसाइट्स की, एप्लीकेशंस की, और ये गॉड आगे जाके हर तरह की एक्सेसिबिलिटी में मैं अपनी एक्सेसिबल कम्युनिटी, अपनी डिसेबिलिटी कम्युनिटी की हेल्प कर पाऊँ, और एक जनरल कम्युनिटी में अवेयरनेस क्रिएट करूँ रिगार्डिंग एक्सेसिबिलिटी ऑफ वेरियस वेबसाइट्स एंड एप्लीकेशंस एंड हाउ इट कैन बी। तो वो एक प्रोजेक्ट है जिस पे मैं काम कर रहा हूँ। तो मेरी कोशिश है कि अगले कुछ मैं उसको ऑनलाइन लाइव करूँ, इट विल बी फॉर्म। तो उस पे मैं काम कर रहा हूँ। तो हाँ, मेरा पर्सनल ड्रीम है कि जहां तक हो सके वेबसाइट्स और एप्लीकेशन एक्सेसिबल होनी चाहिए, तो उस पे मैं काम करना चाहूंगा। जी, ये बहुत बड़ी समस्या है ब्लाइंड के लिए। काफ़ी साइट एक्सेसिबल नहीं होती और एप्लीकेशन भी कई एक्सेसिबल नहीं होती, तो उसमें बहुत प्रॉब्लम आती है ब्लाइंड को। जी जी। तो कई बार ऐसा देखा जाता है एप्लीकेशन एक्सेसिबल है, उसका अपडेट आया वो अनएक्सेसिबल हो गई है, तब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है फिर एक विजुअली इम्पेयर्ड को। बिल्कुल बिल्कुल मनीष, और उसका मेन कारण मुझे जो लगता नहीं है, जो मैंने एनालाइज किया है कि हमारे बहुत सारे जो कोडर्स हैं या हमारे जो ग्राफिक डिजाइनर हैं और ये लोग हैं, इन लोगों को WCAG स्टैंडर्ड्स की अवेयरनेस नहीं है। ये लोग कोई स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करते। हम लोग इंडिया में टिपिकली एक ट्रेनिंग लेते हैं, अच्छा वेबसाइट डेवलपमेंट ऐसे होती है, और हम लोग वेबसाइट डेवलप करना स्टार्ट, और क्योंकि हम वो स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करते हैं तो वो सडनली एक्सेसिबल नहीं रहती है। एक्चुअली ये चीजें करनी मुश्किल नहीं है। अगर एक HTML के बेसिक रूल्स को फॉलो किया जाए या कोडिंग के कुछ बेसिक रूल्स को फॉलो किया जाए तो 80-90% कंटेंट एक्सेसिबल होता है। तो आई थिंक एक अवेयर की जरूरत है, नॉट इन द डिसेबिलिटी कम्युनिटी बट इन द नॉन डिसेबिलिटी कोडिंग एंड डेवलपमेंट कम्युनिटी, जिससे कि इन सब चीजों पे काफी फर्क पड़ना चाहिए। सो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट दैट आई एम वर्किंग ऑन, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री में जुड़ा हुआ हूँ, तो एक अवेयरनेस क्रिएट करना, हमारे जो लोग हैं जो वेबसाइट्स और टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं उनके बीच में, तो वो भी मेरे प्रोजेक्ट का एक काफी बड़ा हिस्सा होने वाला है। जी, बहुत अच्छी बात है मोहित भाई। बहुत अच्छा लगा मोहित भाई आपसे बात करके, हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, और ये भी सीखने को मिला कि अपनी प्रॉब्लम को छुपाए मत, जहां तक हो सके लोगों को बताए। बिल्कुल मनीष, बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। आई होप मेरी बातों से कुछ लोगों को फायदा मिलेगा, और जैसे ही मैं ये प्रोजेक्ट लॉन्च करता हूँ मैं वापस रेडियो उड़ान और आप सबके सामने वो रखूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये थे मोहित जी, जिन्होंने अपने सभी एक्सपीरियंस हमारे साथ खुलकर शेयर किए। आई होप आपको इनसे ज़रूर कुछ सीखने को मिला होगा और आपको भी ज़रूर कुछ मोटिवेशन मिला होगा। तो अब टाटा अलविदा कहने का समय आ चुका है। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते एक और आरपी पेशेंट के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। When one is blind, cuts and bruises appear out of nowhere. Just like this ad. I know, because I am blind too. Hi, I'm Ekinath, and I'm here to tell you that Savlon Antiseptic now comes in a Braille bottle. Now let's get back to the music. जी दे लिए ना टाइम
नेक्स्ट एग्जिट तेनू मैकडी खिलाऊंगा, सैन फ्रांसिस्को तो फ्रिजनो ले जाऊंगा। हाँ नेक्स्ट एग्जिट तेनू मैकडी खिलाऊंगा, सैन फ्रांसिस्को तो फ्रिजनो ले जाऊंगा। स्टीरियो में फुल बिल करके, स्टीरियो में फुल बिल करके गाने शाने गालिए गालिए। मैं लेके आया नवी मर्सिडीज, शेड़ी शेड़ी गालिए गालिए। मैं लेके आया नवी मर्सिडीज, शेड़ी शेड़ी गालिए स्वीटी बेबी। Every time every day सच्ची missing sweetie, चैन नहीं आਉਂਦਾ मेरे दिल ਨੂੰ sweetie। Every time every day badly missing sweetie, चैन नहीं आਉਂਦਾ मेरे दिल ਨੂੰ sweetie। छੱਡ जग भी तू परवाह नहीं, छੱਡ जग भी तू परवाह नहीं, वहाँ च वहाँ पालिए गोरिए। मैं लेके आया नवी मर्सिडीज, शेड़ी शेड़ी गालिए गोरिए। मैं लेके आया नवी मर्सिडीज, शेड़ी शेड़ी गालिए ब्यूटी पाई। Show me what you want, baby, give it what you want. I'ma give it what you want, baby, show me what you want. Shake it a bit, baby, take it a bit, make it a bit love, come and dance with me. Right seat ਉੱਤੇ ਆਜਾ ਬਹਿ ਜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੀ, ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉੱਡ ਉੱਡ ਜਾਣ ਤੇਰੇ ਵਾਲ ਨੀ। ਰਾਈਟ ਸੀਟ ਉੱਤੇ ਆਜਾ ਬਹਿ ਜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੀ, ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉੱਡ ਉੱਡ ਜਾਣ ਤੇਰੇ ਵਾਲ ਨੀ। ਪ੍ਰਿੰਸ ਦੀ ਤੂੰ ਬਣ ਜਾ ਪ੍ਰਿੰਸੈਸ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਦੀ ਤੂੰ ਬਣ ਜਾ ਪ੍ਰਿੰਸੈਸ, ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਪਾਲੀਏ ਗੋਰੀਏ। ਮੈਂ ਲੈਕੇ ਆਇਆ ਨਵੀਂ ਮਰਸਿਡੀਜ਼, शेड़ी शेड़ी गालिए गोरिए। मैं लेके आया नवी मर्सिडीज, शेड़ी शेड़ी गालिए स्वीटी। साडी कोशिश हसने दी तू फेर रुला गई है, साडी कोशिश हसने दी तू फेर रुला गई है। असी पहले ही कल्ले सी तू एहसास करा गई है, असी पहले ही कल्ले सी तू एहसास करा गई है, एहसास करा गई है। कोई हथ छुड़ा तुर गई मजबूरी सी कह के, मैं मुड़ के आवांगी सानू तुर गई ओ कह के। हाय कोई हथ छुड़ा तुर गई मजबूरी सी कह के, मैं मुड़ के आवांगी सानू तुर गई ओ कह के। असी सच मन बैठे सी ओ लारा ला गई है, असी पहले ही कल्ले सी तू एहसास करा गई है, असी पहले ही कल्ले सी तू एहसास करा गई है, एहसास करा गई है।
जिंदगी कंडिया जई इने इदां ही रहना है किसे सानू समझण दा नहीं जोखिम लेना है जिंदगी कंडिया जई इने इदां ही रहना किसे सानू समझण दा नहीं जोखिम लेना असी दुखड़े सहने दी हुण आदत पा लईए असी पहले ही कल्ले सी तू एहसास करा गई असी पहले ही कल्ले सी तू एहसास करा गई एहसास करा गई जिद है शीरे दी किसे नू अपना कहना नहीं जो छड़ गए हेरां च उन्हां दा नां भी लेना नहीं हुण जिद है शीरे दी किसे नू अपना कहना नहीं जो छड़ गए हेरां च उन्हां दा नां भी लेना नहीं ए अथरू रुकदे नहीं कि हो जिया रोग लगा गई है असी पहले ही कल्ले सी तू एहसास करा गई असी पहले ही कल्ले सी तू एहसास करा गई तू एहसास करा गई एहसास करा गई है अरे जाती है तो जाने भाई सुबह सुबह क्या करके डरा मत। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलीप जोशी, तारक मेहता का उल्टा चश्मा का आपका प्यारा सा जेठालाल, और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। For more info, log on to www.radioudan.com. Subscribe our YouTube channel RADIO UDAAN. Stay tuned, keep listening Radio Udan.